तो देखो आपको भी पता है कि जो पेपर वन का सिलेबस है वो थोड़ा इन डेप्थ में आता है अगर हम सीडीएस के कंपैरिजन में देखें तो उसके लिए अगर हम सीडीएस के लिए 50 मेहनत लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें तकरीबन 80 मेहनत लगानी पड़ेगी, ऐसा रहता है। इसके साथ साथ अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पेपर टू इजी नहीं है। वैसे देखा जाए तो पेपर टू को कंटेंट इजी है, लेकिन पेपर टू में लिखने में जो मेहनत कर चाहिए होती है, जो प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि जनरली स्कूल तक हमारी लिखने की आदत होती है, कॉलेज में इतना नहीं ज्यादा लिखा जाता, फिर हमारी वो लिखने की आदतें चली जाती है। हम जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं वो सारे एमसीक्यूज वाले एग्जाम दे रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव वाले नहीं दे रहे हैं। तो पेपर टू के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। मैं जितना जितना चीजें आपको बता रहा हूँ उतनी उतनी आपको लिखनी है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा डेली होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेपरेट आपके लूज पेपर्स होने चाहिए, उन लूज पेपर्स पे आप टॉपिक के हिसाब से डेटा वगैरह इकट्ठा करेंगे। आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर डूइंग इट और नॉट। अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है। सेपरेट लूज पेपर्स होने चाहिए, उसमें डेली का डाटा होना चाहिए। फलानी रिपोर्ट आई, टिकानी रिपोर्ट आई, जैसे रत्तल ने कल ऐसे में यूज किया था एनएसएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा यूज किया था। इस तरह की डेटा बहुत हैंडी आते हैं, आपको ज्यादा यूज भी नहीं करना पड़ता, आप बस बॉडीज का नाम याद रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई 50% लगा हुआ तो 50% ही मेंशन करना है, 50 की जगह 54 45 भी हो सकता है। लेकिन बॉडी का जो नाम है वो सही होना चाहिए, डेटा आसपास होना चाहिए। करेक्ट डेटा कोई नहीं पूछता, कोई जाके क्रॉस चेक नहीं करता, है ना। आपको बॉडीज के नाम पता होने चाहिए, बाकी चीजों के नाम पता होने चाहिए। ये जो डेटा है ये आपका सिंपल न्यूज़पेपर से ही आता है, न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आता है। अब क्योंकि मैं आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करा सकता, ये आपका खुद का प्रेरोगेटिव होता है, आपको खुद डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है और उसमें से डेटा इकट्ठा करना होता है। ठीक है। तो वो डेटा इकट्ठा आपका करना आपका काम है। अगस्त 2023 की जो मैगजीन मैंने आप लोगों को बताई है, जो भेजी है, उसमें से कितना सारा डेटा है। अगर हम 12 महीने के लेके चल रहे हैं सीएमपीएफ के लिए, कि 12 महीने के लिए हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो वो जो मैगजीन है हमारे दो पर्पज सॉल्व कर रही है। पहला तो ये कि वो हमारे करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रही है ना, अच्छे से। करंट अफेयर्स हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि हम हर टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है उसमें, दूसरा आपको पेपर टू का कंटेंट मिल रहा है, आपको रिपोर्ट राइटिंग ही मिल रही है, आर्गुमेंट्स के कंटेंट मिल रहा है, ऐसे के लिए कंटेंट मिल रहा है ना। ये तीन चार चीजें हैं, इसका कंटेंट आप लोगों को रेडीमेड उसमें से मिल रहा है। हमें कुछ अलग से ऐसे इसके टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ अलग से ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई आर्गुमेंट्स में क्या टॉपिक्स चाहिए। हमें डेटा अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा ऑलरेडी आपको उस मैगजीन में रखा हुआ मिल रहा है। हमें क्या करना है, बस उस डेटा को आउटलाइन करना है, अपनी नोटबुक्स में मेंशन करना है, कलेक्ट करना है, एंड देन फिर उसको फ्रिक्वेंटली क्या करना है, हमें किसी ऐसे में यूज करना है। अब ऐसे नहीं है कि मैंने आपको ऐसे दे दिया कि भाई इन 6 टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने हैं, संडे तक आपने जैसे तैसे करके वो निपटा के मुझे दे दिया, मैंने उसका एवेल्यूशन करके आपको दे दिया। उसका एवेल्यूशन बिना मतलब का जाएगा अगर आपने उस ऐसे को रीराइट नहीं किया, है ना। हम कोई भी चीज करते हैं तो जब तक हम उस गलती को सुधारते नहीं तब तक वो चीज हमारी सही नहीं होती। तो जब तक उस ऐसे की कमियों को आप दूर नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं भाई इस चीज को मैं अगले ऐसे में जाके जो है वो सही करूंगा, नहीं। अगले ऐसे में तो करना ही करना है। अगले ऐसे में तो जीरो से स्क्रैच से वो गलती करनी ही नहीं है, लेकिन इस ऐसे को भी आपको रीराइट करना है। जब तक आप इस ऐसे को रीराइट नहीं करोगे तब तक आपका जो नेक्स्ट ऐसे की फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो एक गलती से स्टार्ट हो रही है ना। हमारे दिमाग के एक पीछे की तरफ एक आइडिया बैठ गया है कि भाई ठीक है हम इसमें गलती कर सकते हैं, है ना, हम गलती करके मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं, जो आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए वो ये कि हम गलती करके वापस आएंगे, हम उस गलती को सुधारेंगे, देन हम जो नेक्स्ट अपना असाइनमेंट लेंगे, उस असाइनमेंट में हमारी गलती बिल्कुल नहीं होगी। उसमें नई गलती हो सकती है लेकिन पुरानी गलती नहीं होगी। आपको ये इंश्योर करना है। जब हम ये इंश्योर करेंगे ना, तब हमारा पेपर टू काफी अच्छे से जाएगा। 20 नंबर का एक ऐसे आता है, हमारा एम क्या है कि भाई 10 से 15 के बीच में हमें मार्क्स मिले। बहुत हाई एम है, एम्बिशियस एम है, लेकिन एम्बिशियस एम रखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। अगर हम ऑलरेडी बिलो 10 का जो एम रखेंगे तो फिर हमें नंबर कैसे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना। वो ऊपर से डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो भाई आपको पता है यू आर एट द मर्सी ऑफ द एग्जामिनर। काफी हद तक देखा जाए तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भाई किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा क्या सर्टेन क्राइटेरिया होता है। ये एग्जामिनर की मर्जी पर रहता है ना, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। एग्जामिनर की मर्जी क्यों पर है भाई, कि भाई एग्जामिनर चाहे तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, नहीं तो नहीं। अब ये आपका खुद में बिलीफ है कि भाई आपने कितना अच्छा जो है वो ऐसे या फिर रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट लिखा है, उसके बेसिस पे आप मेरे ख्याल से शायद यूपीएससी में जा सकते हैं, है ना, चैलेंज कर सकते हैं उस चीज को कि आपको मार्क्स नहीं मिले या फिर मिले। तो ये चीज हमें देखनी है। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई हमने लिखाई रख दी है, हमने लिखाई क्वालिटी का नहीं है, तो फिर हम किस बेसिस पर चैलेंज करेंगे। दूसरी चीज, आपका जो भी ऐसे है उसमें आपकी एक यूनिक
राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए। मैं अगर दो लोगों के ऐसे को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये रजत ने लिखा है, ये रितल ने लिखा है, ये विनय ने लिखा है, दीक्षा ने लिखा है या आयुष ने लिखा है। अभी क्या है कि रितल के ऐसे को मैं आउटलाइन कर पाता हूँ, मैं समझ में आ जाता है कि ये रितल का ऐसे है। लेकिन बाकी लोगों के ऐसे को जब मैं देखता हूँ तो इतना ज्यादा आउटलाइन नहीं कर पाता। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस मुझे समझ में आना चाहिए और ये डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए। यानी कि आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ी सी यूनिक होना चाहिए। राइटिंग को सुधारो, क्लैरिटी के साथ लिखो। अभी जैसे मैंने बताया, अभी आप लोग टाइम पे प्रैक्टिस करो, 25 से 30 मिनट ले लो, है ना, एक ऐसे को लिखने के लिए। डेटा हमारे सामने है, उसको रिफ्रेश कर करके अपने हिसाब से लिखो, 25 से 30 मिनट ले लो। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां वही ऐसे हमें कम से कम 15 से 16 मिनट के अंदर निपटाना है। इतना हम मिनिमम टाइम लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम तो फिर आपका देखो 20 तक जा सकता है, लेकिन हम मिनिमम इतना टाइम लेके जाएंगे तब हम एग्जाम में अपना जो टाइम है वो इंप्रूव करेंगे। वो 12th फेल मूवी देखी थी ना, वो बंदा कैसे टाइम में प्रैक्टिस करता है, तो टाइम प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बगल में मोबाइल रखा है, स्टॉप वॉच चालू कर ली, भाई इतने से लेके इतने टाइम तक हमें ये कंप्लीट करना है। देखो यार, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, नॉर्मल एफर्ट से काम नहीं चले, है ना। नॉर्मल एफर्ट से अगर काम चलता तो हर दूसरा बंदा एग्जाम निकाल रहा होता, लेकिन हर दूसरा बंदा एग्जाम नहीं निकाल रहा, हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे। और ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों नीडेड है? पहली बात तो ये क्योंकि मैं एग्जाम क्लियर करना है इसीलिए। दूसरा, इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर अभी तक आपका नहीं हुआ था तो चांसेस है कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो फिर आप आराम से रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बाकी जो पर्सनल इंटरव्यू है वो इतना ज्यादा तगड़ा नहीं होता एसएसबी की तरह। फिजिकल्स तो आपके सॉर्टेड होंगे ही, है ना, तो उसमें फिर इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है। सीएपीएफ में जो मेन इशू आता है वो आता है पेपर 1 और 2 का। पेपर 1 और 2 में भी ये आता है कि भाई पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर है तभी जाके आपका पेपर 2 का जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, उससे पहले वो भी नहीं, है ना। तो दिमाग में बिठा लो किस लेवल की मेहनत चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप आलस दे सकते हो तो जस्ट इमेजिन अनदर पर्सन, अनदर कैंडिडेट जो पिछले 6 या 8 महीने से तैयारी कर रहा है, या हो सकता है पिछले 12 महीने से तैयारी कर रहा है ना। आपको उसके कंपैरिजन में मेहनत करनी है। अब आप खुद से सवाल पूछो कि आप उसके कंपैरिजन में मेहनत कर रहे हो क्या? दिन भर आप लगे हो? एक्सक्यूजेस देखो बहुत सारे होते हैं, सबके पास एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता। सीधी सी बात है ना। एक्सक्यूज आप दे सकते हो, देखो मेडिकल इश्यूज हैं, ये है वो है, फलाना आइटम आता है, 10 तरह की चीजें आ जाती हैं हमारे सामने। लेकिन इन दी एंड हम सवाल खुद से पूछ रहे कि क्या हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। इन चीजों को लेकर कोई टेक्निकलिटी नहीं होती, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं होती, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। सिंपल सा सवाल होता है, क्या हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? जवाब है हाँ। क्या हम उसे क्लियर करने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हम एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोने जा रहे हैं, क्या हम खुद से सेटिस्फाइड है? क्या हमें वो चैन की नींद आ पा रही है थकावट की वजह से? क्या हमने इतना लिखा है? क्या हमने गिवन असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट किए हैं? या आप अपने लिए कर रहे हैं? आप टाइम पे कंप्लीट करोगे तो मैं आपको नए असाइनमेंट दे पाऊंगा, आप और ज्यादा वर्क कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई पुश करने वाला बंदा होता ना, मैं आग लगा देता। ठीक है, मुझे इस टाइम पे कोई पुश करने वाला नहीं था, लेकिन तभी मैंने एग्जाम्स क्लियर किए। सीडीएस के तो सारे किए, सीएमपीएफ तो मैंने दिया ही नहीं, खैर। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए बस इसी बेसिस पे, क्योंकि जब मैं सुबह उठता था तो मुझे याद आ जाता था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे भी उनके साथ होना, एटलीस्ट उनका जूनियर तो मुझे बनना ही है ना। तो ये मेरे अंदर आग थी कि भाई मुझे जाना है। तो वो डेली मोटिवेशन वाली चीज नहीं थी, वो अंदर से एक इंटरनल डिसिप्लिन था, है ना रजत। मैं इमेजिन करता था उस टाइम पे कि भाई अजय जो है वो ट्रेनिंग में वो अकेडमी में है। ठीक है, और मुझे एकदम से ये सुन के ना सुबह 4 बजे 5 बजे तो आग लग जाती, तो मैं साइकिल उठा के ग्राउंड की तरफ चला जाता था कि नहीं भाई दौड़ के आना है, उसके बाद उठ के बैठ के पढ़ना है। ये चीज होती थी। ठीक है, अपने दोस्तों से जलो मत, उनकी बराबरी करने की कोशिश करो, उनसे मोटिवेशन लो, है ना। जो लोग सफल हुए हैं उनसे जलो मत, वो कोशिश कर लो। वो होता है ना कि भाई जेलिसी वाला फैक्टर आ जाता है कि भाई नहीं उस बंदे का हो गया ऐसा वैसा, नहीं, उस बंदे ने कुछ तो ठीक किया ही होगा ना, कुछ ना कुछ, चलो वो कितना भी बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन कुछ तो ठीक किया होगा जिसकी वजह से आज वो अकेडमी में है। चाहे झूठ बोला हो, चाहे सच बोला हो, चाहे कुछ भी किया हो, है ना, लेकिन वो बंदा अकेडमी में है। तो यू विल हैव टू डू दिस। आपको भी वो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स तो उसने भी किए हैं ना। जो बंदे मैं जानता हूँ जो एसएसबी में रिकमेंड हुए थे, उनमें से ऐसे बंदे थे जिन्होंने कॉपीज भर दी थी साइकोलॉजी टेस्ट की। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे भी उस लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, शायद मैंने नहीं की, है ना। तो ऐसी गलतियां बाद में हमें समझ में आती हैं जब हमारे सामने 3 महीने हमारे साथ सामने है। 3 महीने के लिए नींद वगैरह त्याग दो, सीधी सी बात है। ठीक, मुझे अभी जैसे चीजें करनी होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। सीएमपीएफ का कंटेंट भी प्रिपेयर साइड बाय साइड करता जा रहा हूँ, सीटीएस का भी करता जा रहा हूँ, थोड़ा यूट्यूब के लिए भी सोच रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ दिन में 4.5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 5.5 घंटे की नींद ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह जल्दी, भले मैं रात को 3 बजे सो रहा हूँ, मैं सुबह 7:30 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी है अलग अलग चीज़ों की, है ना। तो मैं उसके लिए जल्दी उठ रहा हूँ, मुझे शेड्यूल के हिसाब से चलना है।
तो वाइफ कहती है कि तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती, ऐसा वैसा। अब मुझे पता है कि हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन मुझे वो फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं गोल के लिए काम कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज करनी है ना, मुझे ये काम करना है, मेरा एक टारगेट सेट है कि मुझे आज ये करना है। तो अपने गोल्स को डेली ब्रेक डाउन करो, जब उसको ब्रेक डाउन करोगे तो समझ में आएगा कि भाई हाँ यार ये तो करना ही करना है, इसके बिना हमें सोना ही नहीं है। 1 घंटे कम सो लेना, लेकिन वो चीज कंप्लीट करनी है। जब अंदर इस लेवल की आग लगेगी ना, तो फिर मजा आएगा एग्जाम के जब रिजल्ट आएगा, नहीं तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, यही कहना था। ठीक, ये चीजें दिमाग में आपके बैठी रहनी चाहिए, ये बार बार रिपीट मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बार बार आप लोग भी नहीं सुन पाओगे, है ना। इसीलिए अच्छे से समझ लो, सुन लो कि किस लेवल की मेहनत चाहिए आपकी,